हेलो बच्चों, क्या हाल है? हेलो किड्स, हेलो किड्स, हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब लोग? एक नया लेक्चर लेकर के आ गया हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। जब कंप्लीट कर ही लिया था हमने, तो फिर हम जो है एक नया लेक्चर लेकर के आ गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी फिजियोलॉजी, उसके कंडक्शन पाथवेज और भी बहुत सारा रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स के साथ साथ ही देखेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इसका पार्ट 2 ना बने, लेकिन अगर पार्ट 2 बनता है तो पार्ट 2 भी एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसी चल रही है कॉन्सेप्टो आर्मी? कैसा चल रहा है सब कुछ? कमेंट्स नहीं करते हो यार तुम लोग। हेलो, एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट, लेट मी गेट रेडी। ओके, थंबनेल ठीक लग रहा है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेकर के आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर शाम के 8:30 बज रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। ठीक, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह। ठीक है, और मैं जो है फार्मा के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को भूलना नहीं है यार, ये लोगों ध्यान में रख लो। ब्लैक कलर दिखता ही नहीं है, हैं? ब्लैक कलर नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, हम वाइट से करेंगे। ठीक है, हम वाइट से करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा का लोगो, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा हर किसी की जुबान पर होना चाहिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स लेकर के स्टोरीज लगाओ और मेरे को मेंशन करो, मैं सारे स्टूडेंट्स को मेंशन बैक दूंगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। सो व्हाट द वर्ड रेस्पिरेशन मीन्स? सो रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रेस्पिरेशन का मतलब ही यही होता है कि ऑक्सीजन की मदद से हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। दूसरी चीज होती है व्हाट द वर्ड ब्रीदिंग मीन्स। सो द वर्ड ब्रीदिंग मीन्स कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ठीक है भाई, आप सांस कैसे ले रहे हो? बाय द प्रोसेस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, अच्छा, अब इस एक वर्ड आता है वेंटिलेशन। एक वर्ड आता है वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन क्या होता है? तो वेंटिलेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज वेंटिलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज वेंटिलेशन। ठीक है, अब वेंटिलेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कभी आप कमरा देखते हो, लोग कहते हैं घर में वेंटिलेशन नहीं है। वेंटिलेशन नहीं है मतलब कि एयर पास होने की जगह ढंग से नहीं है पर्टिकुलर। ठीक है, तो वही बात होती है वहां पर। तो हमने बताया व्हाट द वर्ड रेस्पिरेशन मींस, व्हाट द वर्ड ब्रीदिंग मींस, व्हाट द वर्ड वेंटिलेशन मींस। ठीक है, रेस्पिरेशन मींस। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, सो अपने पेन पेपर्स उठा लीजिए, रजिस्टर्स उठा लीजिए, डाइजेस्टर्स उठा लीजिए, नोट्स को उठा लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करो मेरे साथ। और एज फार एज पॉसिबल मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरी टीम या कॉन्सेप्टो आर्मी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेगी, मैं नोट्स देना स्टार्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी। न्यू स्टूडेंट्स के को व्हाट्सएप चैनल का एक्सेस मिलेगा, फिर उसके बाद व्हाट्सएप चैनल का एक्सेस नहीं, आप टेलीग्राम से हमारे नोट्स देख सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। ठीक है, स्टोरी लगाना मत भूलना। ठीक है, ओके। हाँ, तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग रेस्पिरेशन। हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन बेसिकली यूटिलाइजेस ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड व्हाट, एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक, ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है।
ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखने की जाएं तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन glucose, to break down glucose into, to break down glucose into what, into what, into energy। क्या? into energy। एनर्जी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ब्रेक कर देगा, तो उसको लिख लो एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। अब एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या कर दिया, वाटर कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये बताओ ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है? ये हमारी जो है रेस्पिरेशन, ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है? ये है हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है? हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे क्या जानेंगे कि ये किस टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है, किस टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है। अब रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? तो रेस्पिरेशन प्रोसेस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहले होता है एरोबिक, पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनारोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब what is the difference between aerobic respiration and anaerobic respiration? So the basic difference between an aerobic respiration and anaerobic respiration is कि aerobic respiration में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, एनारोबिक में नहीं होती है। एरोबिक मतलब प्रेजेंस है, एनारोबिक मतलब एब्सेंस है। किसकी? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। इसको हमने ऐसे 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 करके हाईलाइट किया और उसको हमने लिख लिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक को हमने दूसरे कलर से कर लिया। इसको हमने दूसरे कलर से कर लिया, टूइंग 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 टूइंग। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेसिकली हमने जान लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन किस टाइप का होता है, का रिएक्शन किस टाइप का होता है, और कितने टाइप ऑफ रेस्पिरेशंस होते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, थोड़ा हम लोग जान लेंगे वर्ड ब्रीदिंग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जान लेंगे? ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग। अब जितने भी बच्चे मेरा लेक्चर्स देख रहे हो ना, एक काम करो, एक लंबी सांस लो और एक लंबी सांस छोड़ो। ठीक है, ले ली, अब छोड़ दो इसको। तो ये क्या किया हमने? इनहेल किया, फिर हमने क्या किया? एक्सहेल किया। ठीक है, ये हमने क्या किया? पहले हमने इनहेल किया, पहले हमने ऑक्सीजन अंदर ली और फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी। तो ये क्या होता है? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग वेंटिलेशन क्या होता है। अगला टॉपिक हम लोग कि बच्चों वेंटिलेशन क्या होता है, व्हाट इज वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन क्या होता है तो वेंटिलेशन जान लो। तो वेंटिलेशन होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज वेंटिलेशन। क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज, द प्रोसेस ऑफ breathing
the process of breathing is called as ventilation. ठीक है, the process of breathing is called as ventilation. ठीक है, okay. ठीक है, तो हमने रेस्पिरेशन के बारे में जान लिया, हमने ब्रीदिंग के बारे में जान लिया, और हमने वेंटिलेशन के बारे में जान लिया। थोड़ा सा पीछे आते हैं, एक चीज मैं बताना भूल गया कि भाई ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। भैया एनर्जी दोनों बना रहे हैं, कितनी एनर्जी बना रहे हैं और किस फॉर्म में एनर्जी बना रहे हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये मैं बता दूं कि ये बेसिकली एनर्जी बनाता है, कितनी एनर्जी बनाएगा भाई, ये बनाएगा 38 ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये यहां पर ये कितना एटीपी बनाता है, ये बनाता है 2 ATP, ये बनाता है 2 ATP। ठीक है बच्चों, ओके। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि अब थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, ठीक है, और अब आप लोग हेडिंग डाल लो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, चलो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, ठीक है, आई होप सो आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस पैसेज को फॉलो करके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है, पहले हम लोग उसको समझ लेंगे। तो सब लोग मेरे साथ आ जाओ और हम लोग पैसेज को समझते हैं। ठीक है, तो फिर ये सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। सबसे पहला स्टार्ट होता है ये आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। ठीक है, अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से क्या होता है कि आप एयर को इनहेल करते हो, आप अपने नाक से एयर इनहेल करते हो और उस नाक को बोलते हैं एयर नॉस्ट्रिल्स। वो एयर नॉस्ट्रिल्स फिर जाता है आपका नेजल चैम्बर में। किस में जाता है बच्चों, वो जाता है फिर आगे नेजल चैम्बर में। ठीक है, नेजल चैम्बर के बाद फिर वो कहां पर पहुंचता है, नेजल चैम्बर के बाद फिर वो पहुंचता है आपके फेरिंग्स में। किसमें पहुंचता है बच्चों, फिर वो पहुंचता है आपके फेरिंग्स में। फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स क्या है बच्चों, फेरिंग्स क्या है, फेरिंग है इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, ये क्या है, ये है कॉमन पैसेज किसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ठीक है, तो यहां पर लिख लो आप लोग कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, तो फिर सबसे पहले क्या हो गया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हो गया, नेजल पैसेज हो गया, फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद आता है आपका लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है बच्चों, फेरिंग्स के बाद आता है आपका लैरिंग्स। अब लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स को आप लोग बोलते हो वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हो बच्चों, लैरिंग्स को आप लोग बोलते हो वॉइस बॉक्स, या फिर इसको बोलते हो साउंड बॉक्स। क्या बोलते हो बच्चों, वॉइस बॉक्स बोलते हो या फिर बोलते हो आप लोग साउंड बॉक्स। ठीक है, अब उसके बाद फिर आ जाता है एक पोर्शन एपिग्लॉटिस का, एपिग्लॉटिस का, एपिग्लॉटिस का। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात समझो, कितने बच्चों को या कितने लोगों को कभी ना कभी जिंदगी में खाना खाते टाइम खांसी आई है या खाना खाते टाइम खाना अटका है।
लोग कहते हैं ना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, खाना अटक सकता है कि नहीं? तो फिर क्या होता है बेसिकली कि आपका जो होता है ना, आपका जो होता है विंड पाइप और जो आपका होता है फूड पाइप, वो बेसिकली पैरेलली अटैच्ड होते हैं, ठीक है? ये आपके फूड पाइप और आपके विंड पाइप जो है वो पैरेलली अटैच होते हैं, है ना? और उनके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैप लाइक मतलब एक फ्लैप का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं? फ्लैप का मतलब एक कवरिंग होती है, ठीक है? कि जब आप फूड को इनटेक कर रहे होते हो तो फिर वो जो होता है ना, वो आपके एयर पैसेज को बंद कर देती है, एयर पैसेज को बंद कर देती है। जब एयर पैसेज बंद कर दिया तब फिर क्या हुआ कि डायरेक्ट आपके एलिमेंट्री कैनाल में या फूड पाइप में खाना चला गया, ठीक है? लेकिन अगर मान लो वही एपिग्लॉटिस खुला रह जाए, वही फ्लैप खुला रह जाए, तो फिर क्या होगा, वो आपके एयर पैसेज में चला जाएगा, फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है? बहुत ज्यादा छींक आएगी, खांसी आएगी, ठीक है? आप बहुत ज्यादा सफोकेट कर जाओगे। तो एपिग्लॉटिस इज जस्ट लाइक अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है बच्चों? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? वो क्या करता है? कवर्स विंड पाइप, कवर्स विंड पाइप, ठीक है? क्या करता है? विंड पाइप को कवर करता है। अब इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद होता है जो अपना नेक्स्ट पोर्शन आता है, फिर आता है अपना ट्रेकिया, ठीक है? फिर अपना आता है पोर्शन ट्रेकिया का। ट्रेकिया का पोर्शन आ गया। ट्रेकिया, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड ट्रेकिया? ट्रेकिया का क्या मतलब होता है? हाँ, ये जो होता है ना, ये एक वेस्टिजियल ट्यूब होती है, ठीक है? ये एक वेस्टिजियल ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड करती है आपके मिड थोरैसिक कैविटी में, ठीक है? वेस्टिजियल कह रहा हूं मैं, सॉरी, स्ट्रेट ट्यूब होती है, एक स्ट्रेट लंबी ट्यूब आएगी। अब स्ट्रेट लंबी ट्यूब आ रही है और फिर वो दो डिवाइड हो जा रही है ब्रोंकाई में, ठीक है? मैं इसका डायग्राम अभी बना करके दिखाऊंगा। अभी जस्ट आप समझो कि एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के बाद एक लंबी सी ट्यूब आएगी, वो लंबी सी ट्यूब क्या होगी? वो होगी आपका ट्रेकिया, ठीक है? अब उस ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद क्या होता है? ट्रेकिया के बाद फिर वो दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, जिस प्राइमरी ब्रोंकाई से आपके दोनों लंग्स अटैच होते हैं, ठीक है बच्चों? अब इसके बाद आ जाएगा दो प्राइमरी ब्रोंकाई, एक होगा राइट, एक होगा आपका राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और एक होगा आपका लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है? ओके, सॉरी, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है? तो ये ब्रोंकाई वाली बात हो गई, ठीक? अब ब्रोंकाई के बाद क्या आते हैं ना, ब्रोंकाई के बाद आपके फर्दर इनका सेकेंडरी और टर्शरी वर्जन आएगा, और नहीं तो फिर सीधे आ जाता है आपका एल्वियोलाई, ठीक है? फिर सीधे आ जाता है आपका एल्वियोलाई, या जिसको हम लोग एयर सैक्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एयर सैक्स भी बोलते हैं, ठीक है? अब ये क्या होती है ना, ये अब एल्वियोलाई के बारे में अगर कोई पूछना चाहे कि व्हाट इज एल्वियोलाई, तो एक्चुअल लिख लो मेरे साथ, एक्चुअल प्लेस where actual place where exchange of gases, where exchange of gases takes place, ठीक है? where exchange of gases takes place। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका ये पैसेज फॉलो करता है, ठीक है? अच्छा, अगर हम लोग ट्रेकिया की बात करें ना, ओके, ये हो गया, ठीक है? बेसिकली ये पाथवे आपका फॉलो करता है। अब आप लोग आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे सब लोग अपने पेंसिल्स पेन्स लेकर के डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ, ठीक है? क्या करेंगे? पेंसिल पेन्स लेकर के मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? ओके, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो। हेडिंग क्या डालोगे? हेडिंग ये डालनी है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है?
यार मेरी राइटिंग बहुत diagrammatic representation of human of human human respiratory system, human respiratory system। ठीक है, अब क्या करना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब जो है आप लोग डायग्राम्स बनाना स्टार्ट करो मेरे साथ। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे बनवाता जा रहा हूं वैसे वैसे बच्चों बनाते चले जाओ। ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये आपका स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, हो गया आपका एपिग्लॉटिस। ठीक है, लेवल बाद में करेंगे, पहले हम पूरा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, गलत बन गया क्या, ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर छोटा बन गया। ठीक है, ये बनना स्टार्ट हो गया है। बनाते चलो बच्चों मेरे साथ सब लोग। ठीक है, ओके, इस तरीके का कुछ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखता है। ठीक है, इस तरीके का आपका कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखता है। मैंने एक ही जगह पर बनाया है, बट सेम इस तरीके से यहां पर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हमने बताया एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बाद फिर अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले वाले टॉपिक पे, जिसको हम लोग कहते हैं लैरिंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स, अब लैरिंग्स क्या करता है ना बच्चों, लैरिंग्स के बाद जब हम लोग आ जाते हैं, लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को आप लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स या फिर बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं बच्चों, साउंड बॉक्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं ना, तो यहां पर बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है।
यहां पर एक होती है मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, मेम्ब्रेन बना लो पहले, फिर मैं बता रहा हूं क्या होती है, ठीक है। ग्रीन कलर से इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, ये मेम्ब्रेन होती है आपकी, क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है बच्चों, ये होती है आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन, ये होती है आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन। अब प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन तो है। अब प्लूरल मेम्ब्रेन भी दो टाइप की है, ठीक है। बाहर वाली जो है, ये जो बाहर वाली, जो बाहर बाहर वाली दिख रही है, ये है पैराइटल, ये है पैराइटल। और ये जो अंदर वाली है, ये अंदर वाली जो है, इसको आप लोग बोलते हो विसरल। पहले बाहर वाली है पैराइटल और अंदर वाली है विसरल, ठीक है। ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये बेसिकली ये है आपका डायफ्राम। ये क्या है आपका, ये बेसिकली है आपका डायफ्राम, ठीक है। अब इस डायफ्राम को और क्या बोलते हैं बच्चों, इस डायफ्राम को कुछ और भी तो बोलते होंगे ना। इस डायफ्राम को बच्चों बोलते हैं, इस डायफ्राम को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेनिक मसल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फ्रेनिक मसल। इस डायफ्राम को बोलते हैं बच्चों फ्रेनिक मसल, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायफ्राम या फिर फ्रेनिक मसल, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये होते हैं एयर सैक्स, ये होते हैं एयर सैक्स, जिसको आप लोग बोलते हो एल्वियोलाई, जिसको आप लोग बोलते हो एल्वियोलाई, ठीक है बच्चों, ओके। ये जो बेसिकली पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोलते हैं कैरिना। इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोलते हैं बच्चों, इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोलते हैं कैरिना। अब कैरिना क्या होता है ना, बेसिकली ट्रैकिया का वो पार्ट जहां से दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है, जहां से दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है, ओके। अब जब प्राइमरी ब्रोंकाई डिफरेंशिएट हो रहे हैं तो फिर ये इसको बोलते हैं कैरिना। और कैरिना क्या होता है, कैरिना कहां पर डिवाइड होता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे, फिफ्थ थोरैसिक, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे, ठीक है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे, ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है, इस पर डिवाइड करता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं ना कि ये आपका एपिग्लॉटिस था, ये आपका लैरिंग्स था, ये यहां पर सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज होता है। क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज हम लोग बोलते हैं, इसको कार्टिलेजिनस रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग कार्टिलेजिनस रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब कार्टिलेजिनस रिंग, अब ये क्या, ये क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि ट्रैकियल पैसेज जो है कोलैप्स ना कर जाए। अरे सीधी सी बात इतनी सी है भाई, हमारी पूरी बॉडी को हमारे स्केलेटन सिस्टम ने रोक रखा है, तो भाई ट्रैकिया को किसने रोक रखा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ने, या कार्टिलेजिनस रिंग्स ने, या फिर सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज ने। किसने रोक रखा है, सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज ने रोक रखा है, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है यार, पानी पी लेने दो मेरे को। बारिश बहुत हो रही है बच्चों, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, चाहे लखनऊ की बात कर लो, प्रयागराज की बात कर लो, या कहीं पे भी बात कर लो ना, रेड अलर्ट पे है पूरा उत्तर प्रदेश। मैं पिछले 3 दिन से मैंने देखा ही नहीं कि बारिश रुकी कब है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने घर में सेफ रहिए, ओके। चलो अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की बात बताए बच्चों। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सपोर्ट करता है ट्रैकिया को, एक तरीके का स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, ठीक है। ट्रैकिया को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, किससे, कोलैप्स होने से, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इतना तो हो गया। अच्छा, अब हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई की बात करते हैं।
अब प्राइमरी ब्रोंकाई से आया सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से आया टर्शरी ब्रोंकाई। भाई देखो ऐसे, यहां पर मैंने उतना क्लैरिटी से नहीं बनाया है, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कि ये ब्रोंकाई आया, अब इसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई ऐसे लगा होगा, फिर आपका टर्शरी ब्रोंकाई लगा होगा। जब टर्शरी ब्रोंकाई लगा होगा फिर यहां पर कहीं जा करके एयर सैक्स या फिर एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे। मैं बता रहा हूं कैसे। मान लो ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है, ठीक है। अब प्राइमरी ब्रोंकाई में ये पहले एक ब्रांचिंग आई सेकेंडरी ब्रोंकाई की, ठीक। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई चलता रहेगा तो यहां पर ये टर्शरी ब्रोंकाई के ब्रांचिंग्स आने लगेंगे और यहां पर जाके कहीं पर एयर सैक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैंने बनाया ऐसा ही है, देखो ये प्राइमरी, ठीक है, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गया और फिर ये टर्शरी ब्रोंकाई हो गया जहां पर एल्वियोलाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3 ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं, लिख लो क्या क्या होते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई। उसके बाद फिर क्या होता है आपका एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ये पर्टिकुलर पोर्शन होता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पोर्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहां पर छोड़ करके वैसे आते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। प्लूरल मसल में, प्लूरल कैविटी में या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन बोलो कैविटी बोलो एक ही बात है, ठीक है। एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब वो क्या करता है, वो क्या करता है ठीक है, मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर गया था, कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, बेसिकली प्लूरल फ्लूइड का काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। जो घर्षण होता है ना, घर्षण, उस घर्षण को कम करता है। क्या करता है बच्चों, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। क्या करता है बच्चों, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का चार्ट देख लिया। अब बेसिकली बात कर लेते हैं वो प्लेस जहां पर आपका हार्ट लोकेटेड होता है। तो हार्ट बच्चों आपका यहां पर होता है। अब तुम तो बोलोगे या कोई मेरा स्टूडेंट बोलेगा, ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा स्टूडेंट है आयुष अग्रवाल, ठीक है। तो अब आयुष अग्रवाल बोलेगा कि सर नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है, ये आयुष चतुर्वेदी है कोई, ठीक है। तो फिर अब आयुष अग्रवाल या फिर आयुष चतुर्वेदी, जो भी मेरे दोनों स्टूडेंट हैं, वो बोलेंगे सर नहीं, हार्ट तो राइट में होता है, सॉरी लेफ्ट में होता है, ठीक है। हम ऐसे हाथ रख के देख रहे हैं कि हार्ट लेफ्ट में नहीं बॉस, वो एक्चुअली में आपकी इस तरीके से बॉडी फिजियोलॉजी काम कर रही कि वो आपको फील लेफ्ट साइड होता है, बट एक्चुअली में वो आपके मीडियास्टेनम पोर्शन में होता है। मीडियास्टेनम पोर्शन क्या होता है, वो प्लेस जहां पर आपका हार्ट लोकेटेड है, ठीक है। ये आपका है हार्ट, ये आपका है हार्ट। और जिस प्लेस पे हार्ट लोकेटेड होता है उस प्लेस को बोलते हैं मीडियास्टेनम। क्या बोलते हैं बच्चों, उस प्लेस को बोलते हैं मीडियास्टेनम, ठीक है। उस प्लेस को बोलते हैं बच्चों मीडियास्टेनम, ठीक है। क्या बोलते हैं, मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम वो होती है वो प्लेस जहां पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर, बेसिकली थोड़ा सा इरेजर की जरूरत पड़ेगी मेरे को, ये वाला लंग हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, ठीक है। अब हमने साफ कर लिया। अब बेसिकली अब हम लोग हार्ट के पार्ट्स बना लेंगे। भाई हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो फिर बेसिकली क्या होता है ना, ये इस तरीके से डिवाइडेड होता है, ये इस तरीके से डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, ये वाला लोब कौन सा होता है, बेसिकली 3 लोब्स में डिवाइडेड है। ये वाला लोब है आपका हॉरिजॉन्टल लोब, ये वाला लोब है आपका हॉरिजॉन्टल लोब, ठीक है। ये वाला है आपका इंफीरियर लोब, ये वाला है आपका इंफीरियर लोब, और ये कौन सा है, ये आपका है मिडिल लोब, ये आपका है मिडिल लोब, ठीक है। ये बेसिकली आपका है मिडिल लोब, ठीक है।
आई होप सो आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द एंटायर डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो था आपका रेस्पिरेटरी पार्ट। भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो सिस्टम्स आते हैं, पहले आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा आता है कंडक्शन सिस्टम, तो कंडक्टिंग सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टिंग पाथवे पर या कंडक्टिंग सिस्टम पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने कंडक्टिंग पाथवे पर या कंडक्टिंग सिस्टम पर। हेडिंग डालो सब लोग, कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक। अब कंडक्टिंग सिस्टम की बात करें तो कंडक्टिंग सिस्टम क्या करता है? कंडक्टिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है? सबसे पहले करता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ठीक है। उसके बाद करता है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। क्या करता है बच्चों? सबसे पहले करता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, उसके बाद फिर क्या करता है बच्चों? उसके बाद फिर करता है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, मतलब एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। क्या करता है बच्चों? ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है। और फिर क्या करता है? एयर को नेजल पैसेज तक लेकर के आता है, ठीक है। ओ सॉरी, बॉडी टेम्परेचर तक, ठीक है। लिखना स्टार्ट करें बच्चों? चलो, सबसे पहले क्या करता है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। अब फिल्ट्रेशन ऑफ एयर कैसे कर रहा है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर बच्चों कर रहा है आपके हेयर में ना, हेयर्स प्रेजेंट, आपके हेयर में कह रहे हैं, आपके नोज में ना हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इनहेल करते हो तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं वो आपके हेयर में ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है। वो आपके हेयर में ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एयर आपकी फिल्ट्रेट हो गई या हो गई आपकी फिल्टर हो गई, ठीक है, बाय द हेयर्स present in nasal passage, ठीक है, present in nasal passage। अब फिल्ट्रेशन ऑफ एयर हो गया। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर के बाद हमारा दूसरा क्या काम आता है? दूसरा काम आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ब्रिंग्स एयर of atmospheric pressure, brings air of atmospheric pressure to brings air of atmospheric pressure to body temperature, body temperature। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एयर को जो है बॉडी टेम्परेचर पे लेकर के चला आएगा, या एक्चुअली एटमॉस्फेरिक एयर कर लो इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एयर क्या होती है, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक बच्चों, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर को, ठीक है, कि आपके एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो आपके बॉडी टेम्परेचर पे ले आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करता है ना, ये अगला इसका फंक्शन है, अगला फंक्शन इसका ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, अगला फंक्शन है इसका ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कंडक्शन पार्ट, दिस इज द फंक्शन ऑफ कंडक्शन पार्ट, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। कर लिया बच्चों नोट? ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ठीक है। स्टार्ट करो, चलो मेरे साथ आ जाओ सब लोग, हेडिंग डालो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब बच्चों मेरे साथ एक ग्राफ बनाना, ठीक है, और वो ग्राफ को गांठ बांध लेना, ठीक है। एक ग्राफ बनाना मेरे साथ और फिर उसको गांठ बांध लेना, ठीक है। ग्राफ बनाने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना, चलो ठीक है।
सब लोग, किसी का पेन रुकना नहीं चाहिए, साथ में चलते चले चलो हम मेरे साथ, ठीक है। ठीक, बेसिकली मैंने बना दिया, अब उसके मैंने चार पोर्शन कर दिए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, मान लो कोई लड़का है, मान लो कोई लड़का है, ठीक। अब कौन सा लड़का है, मान लो कोई भी लड़का हो गया, मान लो शिवांशु एक लड़का है, ठीक है। अब मैंने मान लिया चलो शिवांशु एक लड़का है, ठीक। शिवांशु क्या करता है, शिवांशु इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है। तो जब इनहेल एक्सेल कर रहा है ना, तो बेसिकली वो इस तरीके से उसका ग्राफ आएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेसिकली बच्चों, इसको कहते हैं आपका टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। अब शिवांशु को दिखी लड़की, अब हमारा जो बच्चा था शिवांशु, अब शिवांशु को दिखी लड़की, अब शिवांशु को दिखी लड़की, उसने अपने दोस्त को बोला अरे भाई 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 लड़की दिखी लड़की दिखी लड़की दिखी। तो फिर क्या करा, अब उसकी सांसें तेज हो गई, ठीक है। तो जब सांसें तेज हो जाएंगी, तो सांसें तेज होने के बाद जो है ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जब ऊपर की तरफ चला गया, तो फिर यहां पर क्या आया, इंफीरियरिटी क्या आएगा बच्चों, IRV इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं IRV, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी रिजर्व इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, की जैसे कि हम लोग नॉर्मल लेवल पे सांस ले रहे थे, फिर एक्सेल कर रहे थे, इनहेल कर रहे थे, एक्सेल कर रहे थे, फिर हमने एकदम से सांस ले ली, ठीक है। तो उसको बोलते हैं IRV, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर आप लोग फिर जो है वापस शिवांशु नॉर्मल होने लगेगा, ठीक है, नॉर्मल होगा। उसके बाद फिर वो लड़की चली जाती है, ठीक है, फिर वो लड़की चली जाती है। तो जब लड़की चली गई, तो फिर क्या हुआ, फिर उसने अपनी जो उसकी इंस्पिरेटरी वॉल्यूम थी ना, उसको उसने कम कर दिया, ठीक है, रिड्यूस कर दिया, भाई सांस छोड़ दी। तो फिर ये क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है ERV, क्या आ जाता है ERV। ERV को क्या बोलते हैं बच्चों, ERV को बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी, इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी, इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर अब हम लोग इसके वॉल्यूम्स की बात करें कि कौन से वॉल्यूम में, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम आता है, ठीक है, फिर IRV में कितना वॉल्यूम आता है, फिर ERV में कितना वॉल्यूम आता है, तो बच्चों मैं बताता हूं कि TV में कितना आता है। TV बोले तो टाइडल वॉल्यूम, क्या है, TV बोले तो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी कितनी होती है, टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी होती है 500 ml की, टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी होती है बच्चों 500 ml की। वैसे ही IRV की वैल्यू, IRV की कैपेसिटी कितनी होती है, सब लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो फिर तुम्हारे सुमित सर बैठे हैं यहाँ बताने के लिए, ठीक है। तो IRV की कैपेसिटी होती है 2500 से 3000 ml की, 2500 से 3000 ml की कैपेसिटी होती है। और अगर हम लोग बात कर ले ERV की, तो ERV की कैपेसिटी कितनी होती है, 1000 से 1100 ml की कैपेसिटी होती है, 1000 से 1100 ml की कैपेसिटी होती है। अच्छा, एक ऐसा भी तो ग्राफ बन रहा है ना, ये यहाँ पर ये जो बचा हुआ ग्राफ है, जहां पर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं हो पाता, इस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसको, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है कि बॉस देखो, आप ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा एक्सहेल कर दोगे पूरी पावर के साथ, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपकी बॉडी में रह ही जाएगा। तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम वैसा वॉल्यूम होता है जो कि पर्टिकुलर बॉडी से बाहर एक्सहेल आउट नहीं हो पाता, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन बॉडी विच डज नॉट कम्स आउट इवन आफ्टर एक्सर्टिंग प्रेशर, लिख लो इसको, ठीक है बच्चों, amount of air present, amount of air present in body which
do not which do not comes out even after exerting pressure, even after exerting pressure, even after exerting pressure। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिकली, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब इसके हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा पहला फॉर्मूला बनता है वाइटल कैपेसिटी का, पहला फॉर्मूला बनता है वाइटल कैपेसिटी का। वाइटल कैपेसिटी बोले तो कितनी वाइटल कैपेसिटी है लंग्स की। तो फिर क्या होगी भाई, देखो ये सांस ले रहे हो, फिर आपने हमसे इनहेल किया, फिर एकदम से एक्सहेल कर दिया, ठीक है, एकदम फोर्सफुली एक्सहेल किया तब ईआरवी। तो वाइटल कैपेसिटी इतना आपको ऐड कर दो तो कितनी होगी, क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा टीवी वीसी इज इक्वल्स टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। टीवी और आईआरवी और ईआरवी क्या है, टीवी अपना टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ईआरवी आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अगला फॉर्मूला आपका आता है, थोड़ा सा मैं इरेज कर लूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं जगह बना लूं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम। क्या है बच्चों, फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम या फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिडुअल। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम या फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला बनेगा ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, एफआरवी इज इक्वल्स टू ईआरवी प्लस आरवी। और वाइटल कैपेसिटी का क्या था, वाइटल कैपेसिटी का क्या था, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, अब टोटल लंग कैपेसिटी की बात कर लें तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी भाई, लंग की कितनी कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है। तो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपने आईआरवी भी ऐड कर लिया, आपने टीवी भी ऐड कर लिया, आपने ईआरवी भी ऐड कर लिया और आपने आरवी भी ऐड कर लिया। तो भाई जब हमने पहले ही फॉर्मूला पढ़ रखा है कि टीवी आईआरवी और ईआरवी को हम लोग वीसी लिख सकते हैं, ठीक है, जब हम लोग टीवी आईआरवी ईआरवी को हम लोग वीसी लिख सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी होगा वो क्या आएगा, वीसी प्लस आरवी, वीसी प्लस आरवी। अब आप लोग पूछोगे सर वीसी और आरवी क्या है, वीसी का मतलब वाइटल कैपेसिटी जो मैंने यहां पर फॉर्मूला दिया है, वीसी का मतलब यहां पर जो मैंने फॉर्मूला दिया है ये बेसिकली हो गया टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी मतलब इंस्पिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम और ईआरवी आ जाता है आपका एक्सपिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम और आरवी आ जाता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आप जब चारों को ऐड कर दोगे तो चारों को ऐड करने के बाद फिर आ जाता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। क्या आ जाता है बच्चों, चारों को ऐड करने के बाद आ जाता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी और इसका फॉर्मूला बनता है वीसी प्लस आरवी। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, वीसी का मतलब होता है, क्या होता है वीसी का मतलब, वीसी का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। और आरवी का क्या मतलब होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, आरवी का मतलब होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग अपने आखिरी टॉपिक पर आ जाते हैं। अब हम लोग अपने आखिरी टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारा आखिरी टॉपिक क्या है बच्चों,
हमारा आखिरी टॉपिक है डिसऑर्डर्स, कि हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स क्या क्या होता है बच्चों, मेरे साथ लिखो, मैं बता रहा हूं। एस्थमा, एस्थमा, ठीक है, एस्थमा। दूसरा होता है एम्फाइजेमा, एम्फाइजेमा, ठीक है, ठीक है, एस्थमा होता है और एम्फाइजेमा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अपने अगले आते हैं, कुछ कुछ आते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल, 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 ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होते हैं ना, एस्थमा, एम्फाइजेमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब एस्थमा क्या होता है ना, एक तरीके की एलर्जी होती है। ठीक है, एस्थमा क्या होता है बच्चों, एक तरीके की एलर्जी होती है, एलर्जी होती है। अब वो एलर्जी क्या होती है, एलर्जी होती है थ्रू, एलर्जी होती है थ्रू एलर्जेंस, थ्रू एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होता है बच्चों, एलर्जेंस का मतलब होता है वैसे एजेंट्स, वैसे एजेंट्स जो आपको एलर्जी कॉज करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है किसमें, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई। ठीक है, बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर ड्रग का यूज किया जाता है। कौन से टाइप की ड्रग, ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज किया जाता है, ब्रोंकोडायलेटर का यूज किया जाता है। कभी पेशेंट्स को देखो अस्थमा वाले, वो फुसफुस यूज करते हैं। ठीक है, फुसफुस, ठीक है, बेसिकली उसको फुसफुस नहीं कहते, बेसिकली वो एक तरीके का इनहेलर, इनहेलर नहीं होता, एयर डोसेस फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एस्थमा। अब इम्फाइजेमा, इम्फाइजेमा क्या होता है, इम्फाइजेमा में बेसिकली क्या होता है, आपके एयर सैक्स जो होते हैं ना वो नैरो होने शुरू हो जाते हैं, और ये किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो बीमारी होती है उस बीमारी को बोलते हैं एम्फाइजेमा। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं एम्फाइजेमा। ठीक है, और यहां पर बेसिकली कौन सी ड्रग दी जाती है बच्चों, यहां पर दी जाती है आपकी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ड्रग। कौन सी ड्रग दी जाती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ड्रग। ठीक है, लिख लो यहां पर, फॉर ट्रीटिंग, for treating emphysema, emphysema alpha 1 antitrypsin, antitrypsin alpha 1 antitrypsin drug are used, are used। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा है जो ऑक्यूपेशन के थ्रू, ऑक्यूपेशन का मतलब जो काम आप कर रहे होते हो। ठीक है, तो बेसिकली 3-4 डिजीजेस इसमें हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, पहली है आपकी एस्बेस्टोसिस, पहले कौन सी है, पहली आपकी है एस्बेस्टोसिस, पहली है बच्चों आपकी एस्बेस्टोसिस। ठीक है, दूसरी है सेडेरोसिस, दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपकी सेडेरोसिस। ठीक है, पहली है एस्बेस्टोसिस, दूसरी है आपकी सेडेरोसिस, तीसरी है आपकी निमोनोकोनोसिस। कौन सी है बच्चों, तीसरी है आपकी निमोनोकोनोसिस, न्यूमोनोकोनोसिस, निमोनोकोनोसिस बहुत आराम से है, निमोनिया से न्यूमो लिया और कोनोसिस लगा दिया। ठीक है, निमोनोकोनोसिस। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, निमोनोकोनोसिस होता है आपका कोल डस्ट से, किससे होता है, ड्यू टू कोल डस्ट, ड्यू टू कोल डस्ट। सेडेरोसिस की बात कर लेते हैं, तो सेडेरोसिस होता है आपका आयरन डस्ट से, सेडेरोसिस होता है आपका आयरन डस्ट से। ठीक है, सेडेरोसिस होता है आपका आयरन डस्ट से, और एस्बेस्टोसिस होता है एस्बेस्टो डस्ट से, एस्बेस्टो डस्ट से।
ठीक है, तो ये रहे सारे डिसऑर्डर्स जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में होते हैं, और यहां पर मैंने कर दिया अपना पेन ड्रॉप, और बेसिकली आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है यहां पर फिनिश। क्या होता है बच्चों? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होता है यहाँ पे फिनिश। ठीक है, बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, AKTU वाले, तो फिर बच्चों को अगर चाहिए तो ये शॉर्ट सीरीज में जितना एफिशिएंटली मैंने पढ़ाया है, जिसमें मैंने सारे मेजर टॉपिक्स को कवर कर दिया है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वॉच टाइम बढ़ाते रहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा फैमिली को बड़ा करते रहिए, एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम गोना मेक एंटायर सिलेबस ऑफ फार्मा ऑन यूट्यूब बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, घर वालों का ध्यान रखिएगा, और सबके बारे में सोचते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू क्लास, जय हिंद।